आप लोगों को याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिया गया था और इस फैसले से कुछ लोगों को परेशानी हुई, समस्याएं हुई। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हुई थी और आज आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो आज हम लोग आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और अभी तक क्या क्या हुआ है इस मामले में वो सब जान लेते हैं। देखिए, पहले आप लोग सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था, लेकिन 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। लद्दाख की बात करें तो आप देखेंगे लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब से लगती है इसकी सीमा। और देखिए, पहले इस तरह का पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। जो आप लोग हरा रंग देख रहे हैं ये आप देखिए पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, हमारा ही हिस्सा है। और ये लाल रंग देख रहे हैं ये चाइना कब्जा किए हुए है, ये भी हमारा हिस्सा है। हमारे पास इतना हिस्सा है केवल। अभी इन सब पर आप देखते हैं कि ये दोनों कब्जा किए हुए हैं। अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो लद्दाख इस तरह से आपका रहेगा और जम्मू कश्मीर इस तरह से रहेगा। तो शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आप सभी को बता दूं कि एक संविधान पीठ इसका फैसला दे दिया है उसने, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? DY चंद्रचूड़ साहब। और आप देखेंगे कि इस बेंच में शामिल कौन कौन सा? संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। अब आप लोग यहाँ एक और सवाल पूछोगे कि आखिर इस तरह की संविधान पीठ में विषम संख्या क्यों रखी जाती है न्यायाधीशों की? 5 क्यों रखी जाती है? 7 क्यों रखी जाती है? 9 क्यों रखी जाती है? 6 रख लेते 5 की जगह, या 7 की जगह 8 रख लीजिए, 9 की जगह 10 रख लीजिए। अब आप सोचिए इसी फैसले में आप देख लीजिए, अगर 5 की जगह 6 होते और आप सोचिए कि 3 उसके पक्ष में होते, 3 उसके विपक्ष में होते, कोई रिजल्ट ही ना निकलता, बहुमत का कुछ मतलब ही नहीं रहता। अगर आप देखिए इन 5 में से अगर 3 उसके पक्ष में रहते, 2 उसके विपक्ष में रहते, कोई रिजल्ट तो निकलता। या आप देखिए 2 उसके पक्ष में रहते, 3 उसके विपक्ष में रहते, कोई रिजल्ट तो निकलता, जीत तो होती किसी की। अब आप देखिए किसने किए थे जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर? तो SC ऑब्जर्वर वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वह संसद की ओर से 3 विषयों पर शासन किए जाने पर सहमत हुए थे। इसमें आप देखिए संघ की शक्तियों को विदेशी मामलों, रक्षा और संचार तक सीमित कर दिया गया था। ये मामले केंद्र के अंडर में थे एक तरह से। 26 जनवरी 1950 को आप देखते हैं कि हमारे भारत का संविधान लागू होता है। यहाँ 3 डेटें और आपको बता देता हूँ, काफी महत्वपूर्ण भी रहती हैं। एक आप देखते हैं कि 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी। एक 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1950 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान भी पूरी तरह से लागू हो चुका था और गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसके अनुच्छेद 370 ने 3 व्यापक रूपरेखाएं निर्धारित की। अनुच्छेद 370 में कहा गया था कि भारत अपनी सरकार की सहमति के बिना विलय पत्र से निर्धारित दायरे के बाहर जम्मू कश्मीर में कानून नहीं बनाएगा। जिन पर बात हुई थी, सहमति हुई थी, उस पर कानून बना सकती है, उसके दायरे से बाहर कानून नहीं बना पाएगा। और इसमें कहा गया था कि भारत को राज्यों का संघ घोषित करने वाले अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर संविधान का कोई भी हिस्सा जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा। और आप लोगों ने देखा होगा ये कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। भारत के राष्ट्रपति संविधान की किसी भी प्रावधान को संशोधन या अपवादों के साथ जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार के साथ परामर्श करना होगा। वहां की राज्य सरकार जो गठन थी उससे परामर्श करना होगा। और अब आप देखिए 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद सभी प्रावधान लागू होते हैं जो बाकी राज्यों में होते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को तब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस पर सहमति ना दे। देखिए संविधान सभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति का पहला संवैधानिक आदेश 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत अपना पहला आदेश संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 1950 जारी किया।
जिसमें संसद की ओर से जम्मू कश्मीर में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का दायरा और पूर्ण सीमा स्पष्ट की गई थी। और राष्ट्रपति के आदेश में अनुसूची 2 को भी पेश की गई थी, और जिसमें राज्य पर लागू होने वाले संविधान के संशोधन प्रावधान को सूचीबद्ध किया गया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के गठन की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 1951 को 75 सदस्यीय जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया था। सभी सदस्य श्रीनगर में एकत्रित हुए थे। सभी सदस्य जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे। उनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। और कहते थे ना आप लोग कि हमारे देश में 2 संविधान चलते हैं, एक जम्मू कश्मीर का, एक भारत का। और आलोचना भी होती रहती थी कि एक देश है तो 2 संविधान क्यों है आखिर। एक दिल्ली समझौता भी आप लोग सुनते रहते हैं, आखिर ये क्या है। इसके बाद केंसरगांव और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच दिल्ली समझौता 1952 हुआ। यह समझौता संसद की ओर से प्रयोग की जाने वाली अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 से संबंधित है, जो राज्य या फिर समवर्ती सूची तीसरी सूची के दायरे से बाहर है। सरल तरीके से समझे तो ये वो शक्तियां हैं जो अभी तक सूचीबद्ध नहीं है। और समझौते में कहा गया है कि ऐसी शक्तियां जम्मू कश्मीर सरकार के हाथों में निहित होंगी। आमतौर पर संसद अन्य राज्यों में सभी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करती है। दिल्ली समझौते ने भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को भी राज्य में विस्तारित किया, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, नागरिकता हो गए, व्यापार और वाणिज्य, यूनियन के चुनाव हो गए, विधायी शक्तियां हो गई। फिर आप देखिए 1954 में दिल्ली समझौता लागू किया गया। आप तो देखेंगे कि 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के 1952 के दिल्ली समझौते में सहमत शर्तों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी किया। राष्ट्रपति के आदेश ने जम्मू कश्मीर के को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी और अनुच्छेद 35A पेश किया। देखिए आप देखते हैं कि 1954 में आया था 35A। और जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को, जो स्थायी नागरिक थे यहाँ के, इन्हें आप देखेंगे विशेष अधिकार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति का आदेश जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से पारित किया गया था। फिर आप देखते हैं कि 1956 का समय आता है। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होता है। 5 साल की प्रक्रिया के बाद 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर के संविधान को एक घोषणा के साथ अपनाया गया था और जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। उसी दिन दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि उसे इसी कार्य के लिए गठित किया गया था। क्या किया गया था? गठित किया गया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद सादिक ने घोषणा की थी कि आज यह ऐतिहासिक सत्य समाप्त होता है और इसके साथ ही संविधान सभा भंग हो जाती है। संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के लिए कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की थी और राष्ट्रपति के आदेश संविधान सभा की मंजूरी के अधीन। तो आप देखेंगे कि 1959 में प्रेमनाथ कोल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370(3) के तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अंतिम निर्णय के महत्व पर प्रकाश डाला और यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के सभी आदेश संविधान सभा की मंजूरी के अधीन है। क्या है? मंजूरी के अधीन है। यह मामला बिग लैंडेड स्टेटस एवोल्यूशन एक्ट 1950 की संवैधानिकता से जुड़ा था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि जम्मू कश्मीर के महाराजा जिन्होंने अधिनियम बनाया था उनके पास ऐसा करने के लिए विधायी शक्तियां नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि महाराजा के पास वास्तव में इसे पारित करने के लिए विधायी शक्तियां थीं। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक प्रावधानों को में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां। तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर में संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां हैं। पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति मामले में एक राष्ट्रपति आदेश ने जम्मू कश्मीर को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी और आदेश ने अनुच्छेद 81 के अनुप्रयोग को संशोधित किया और जम्मू कश्मीर को बाहर रखने के लिए लोकसभा की संरचना से संबंधित याचिकाकर्ताओं ने आप देखेंगे यह कहते हुए राष्ट्रपति आदेश को चुनौती दी कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों में केवल मामूली संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 में संशोधन शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, जिसमें आप देखिए एक संशोधन भी शामिल किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संशोधन शब्द को अनुच्छेद 370 के संदर्भ में सबसे व्यापक संभव आयाम दिया जाना चाहिए। और आप देखिए अनुच्छेद 370 संविधान की एक स्थायी विशेषता। तो 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 संविधान की एक स्थायी विशेषता है। संपत विकास बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35C के आवेदन को विस्तारित करने वाले 2 राष्ट्रपति आदेशों की संवैधानिक वैधता पर विचार किया।
अनुच्छेद 35C एक विशेष प्रावधान था जो राज्य में मौलिक अधिकारों के दावों से निवारक निरोध कानून को प्रतिरक्षा प्रदान करता था। फिर आप देखिए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 एक के तहत आदेश देने का अधिकार नहीं रह गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क दिया कि संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया, इसलिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 371 के तहत आदेश देने का अधिकार नहीं रह गया। फिर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा। संविधान सभा की अनुपस्थिति के बावजूद अनुच्छेद 370 ने संविधान में स्थायी दर्जा हासिल कर लिया। फिर आप देखिए, अनुच्छेद 370 के माध्यम से कुछ शब्दों की व्याख्या में राष्ट्रपति कर सकते हैं संशोधन। 1972 का समय है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के माध्यम से कुछ शब्दों की व्याख्या में संशोधन कर सकते हैं। मकबूल दमनू बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में राष्ट्रपति ने सदर ए रियासत का अर्थ बदलकर राज्यपाल करने के लिए संविधान की व्याख्या खंड अनुच्छेद 367 को संशोधित करने का आदेश जारी किया था। और देखिए, 1972 की बात है, ठीक है। पहले आप देखते हैं कि राज्यपाल को सदर ए रियासत कहते थे। यहाँ याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि इसमें संविधान सभा की सिफारिश का अभाव है जो पहले ही भंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेशों की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने संशोधन को केवल एक स्पष्टीकरण के रूप में देखा क्योंकि सदर ए रियासत का कार्यकाल अब अस्तित्व में नहीं था। न्यायालय के अनुसार राज्यपाल सदर ए रियासत का उत्तराधिकारी था और उस कार्यालय में पहले से ही निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार था। फिर आप देखिए, एससी ने माना संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 खत्म होगा। तो आप देखिए, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 खत्म होगा। भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के खिलाफ एक चुनौती को संबोधित किया था। और याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1920 से टकराता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए विशिष्ट कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ के कानून को बरकरार रखा था और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के क्रियान्वयन के लिए कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है और यह प्रावधान तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि आप देखिए इसे समाप्त करने के लिए संविधान सभा की ओर से सिफारिश नहीं की जाती। कोर्ट के इस फैसले से इस विचार को और बल मिला कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सहमति महत्वपूर्ण है। फिर आप देखते हैं 2018 का समय आता है और आप देखिए जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगता है 2018 में। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करना एक राजनीतिक टूट के परिणाम स्वरूप हुआ जब बीजेपी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्यपाल शासन को 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप 19 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन समाप्त हो गया और उसके बाद अब जाता है राष्ट्रपति शासन 2019 में। 19 दिसंबर 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की। यह जून 2018 में लगाए गए राज्यपाल शासन के तुरंत बाद आया था और इस उद्घोषणा को दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में संसद के दोनों सदनों की ओर से मंजूरी भी दी गई थी और उद्घोषणा के मुताबिक विधानसभा और राज्यपाल का स्थान केंद्रीय संसद और राष्ट्रपति ने ले लिया। और आप देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर में 6 महीने बढ़ाया गया था राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन 2 जुलाई 2019 को समाप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2019 को इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का निर्णय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट पर आधारित था और जिसमें कहा गया था कि राज्य में मौजूदा स्थिति के लिए राष्ट्रपति शासन को आगे जारी रखने की आवश्यकता है। 2019 में राष्ट्रपति ने संविधान सभा के अर्थ में संशोधन का आदेश जारी किया। एक मकबूल दमनू मामले से मिलते जुलते कदम में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया जिसमें अनुच्छेद 370(3) के तहत संविधान सभा की व्याख्या को अनुच्छेद 367 व्याख्या खंड में संशोधन करके विधानसभा में बदल दिया था कि जो संविधान सभा है ना वो अब विधानसभा एक तरह से कहलाएगी। और विशेष रूप से इसका मतलब था कि राष्ट्रपति का कोई भी आदेश विधानसभा की मंजूरी के अधीन होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था इसलिए विधानसभा की सहमति की आवश्यकता संसद की ओर से पूरी की गई। अब आप देखिए वहां राज्यपाल राष्ट्रपति शासन है,
पहले राज्यपाल शासन था, फिर राष्ट्रपति शासन आ गया। तो जो आप देखते हैं कि विधानसभा की शक्तियां थी वो संसद में आ गई थी। तो आप देखिए पूरी प्रक्रिया रही और बड़ी रणनीति के तहत आप देखते हैं कि 370-35 से हटाया गया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया था। इसे उसी दिन पारित कर दिया गया था। फिर इसे 6 अगस्त 2019 को लोकसभा की ओर से पारित कर दिया गया और 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और जिससे जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा हट गया था। क्योंकि कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे विधेयक कहते हैं और राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के आदेश के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 370 की क्लॉज 1 को छोड़कर सभी प्रावधान समाप्त हो गए। क्लॉज 1 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का संविधान चलेगा। तो अभी भी याद रखिएगा अनुच्छेद 370 एक बचा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी तरह से हट चुका है तो नहीं हटा है, अनुच्छेद 370 एक बचा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का संविधान चलेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो संसद ने जिस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया था उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आप देखते हैं विभाजित किया गया। यह निर्णय किया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पुनर्गठन से केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन विकास और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे। अब राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिकता को 5 जजों की बेंच के पास भेजा गया था। अब यहाँ देखिए बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 28 अगस्त 2019 को पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नजीर की अगुवाई में वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिकता पर दलील सुनना शुरू कर किया। 2 दिनों की बहस के बाद बेंच ने मामले को आगे विचार के लिए संविधान पीठ के पास भेजना जरूरी समझा था। 2020 में SC ने मामले को बड़ी संविधान पीठ को सौंपने से इनकार भी कर दिया था। तो आप देखेंगे साहेब फैसल बनाम भारत संघ मामले में पूर्व चीफ जस्टिस NV रमन के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ जिसमें जस्टिस SK कौल, R सुभाष रेड्डी, BR गवई और सूर्यकांत शामिल थे, ने मामले को बड़ी बेंच को सौंपने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि प्रेमनाथ कौल, संपत विकास और मकबूल दमनू के मामले के फैसलों के बीच विरोधाभास मौजूद है। उन्होंने तर्क दिया था कि प्रेमनाथ कौल ने राष्ट्रपति की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले संविधान सभा की मंजूरी की आवश्यकता स्थापित की थी और एक बार संविधान सभा भंग होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां भी समाप्त हो गईं। वहीं संपत प्रकाश और मकबूल दमनू के मामले के बाद के मामलों के फैसलों ने संविधान सभा भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति के आदेशों की वैधता को बरकरार रखते हुए सीधे तौर पर प्रेमनाथ वाले मामले के फैसले का खंडन किया था और याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि फैसलों के बीच सीधा टकराव है, इसलिए उन्होंने एक बड़ी संविधान पीठ को संदर्भित करने का आह्वान किया था। बेंच ने इन दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रेमनाथ और संपत विकास की परिस्थितियों में बुनियादी अंतर भी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आप देखते हैं जोर दिया कि प्रेमनाथ कौल ने संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 की निरंतर प्रासंगिकता के सवाल को संबोधित नहीं किया जो इसे बाद के मामलों से अलग बनाता है। और आप देखेंगे 5 जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था अनुच्छेद 370 का मामला। 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नई संविधान पीठ को सौंपा था। और ये आप देखिए सिंगल पेज के नोटिफिकेशन में संकेत दिया गया कि नई संविधान पीठ 11 जुलाई 2023 को आगे के निर्देशों के लिए मामले की सुनवाई करेगी। और एक बात आपको बता दूं, अब देखिए फैसला क्या आया है। 22 याचिकाओं पर की है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। पहले 23 थे, लेकिन आप देखते हैं कि साहेब फैसल ने यह जो अधिकारी थे ना, IAS अधिकारी साहेब फैसल ने 20 सितंबर 2022 को अपनी याचिका वापस ले ली थी ना, तो यह कदम अप्रैल 2022 में उन्हें IAS के रूप में बहाल किया गया था। बाद में संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किए होने के बाद कुछ महीने बाद उठाया था। देखिए अब आपको बताता हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है इसमें एक तो कहा गया है कि जो 370 हटाने का फैसला है ये आप देखिए जायज है, संविधानिक है, और लद्दाख को UT जो बनाने का फैसला है ये भी सही है, संविधानिक है, और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है,
और सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए जाएं, ये भी आप देखेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो आप देख 370 स्थायी होने की बात करते थे ना, स्थायी प्रावधान, ये अस्थायी प्रावधान था, ये भी कहा गया, साफ किया गया है। तो कुल मिला के आप लोगों को पहले से अंदाजा था कि जो हट चुका है वो वापस नहीं आ रहा है। 370 जा चुका है, 35 से जा चुका है, 370 और 35 से चला गया है, अब वापस नहीं आने वाला है। आप कोई कितना भी चिल्लाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। तो यही कहानी है पूरी।